Hi everyone, this is Divyank. I got IPS rank this year. So basically, this is about the UPSC prelims. In my 2021 attempt, which was my second attempt, I scored 75 marks. Then I analyzed my UPSC preparation, and then I found some of the tips and techniques which I missed in my previous attempts. And then I also tried to find out and analyze कि कौन कौन से ऐसे ब्लाइंड स्पॉट हैं इसकी वजह से मैंने इतना कम स्कोर किया था अपने उस अटेम्प्ट में। मैंने उन पे काफी काम किया। मैंने जो है वो काफी एनालाइज किया एंड देन आई वाज एबल टू इंक्रीज माय स्कोर फ्रॉम 75 टू ऑलमोस्ट 125 इन 2023 अटेम्प्ट। सो ये वीडियो बेसिकली इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द वेबिनार व्हिच आई टुक ऑन 29th ऑफ अक्टूबर। उस सेशन में मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि कैसे जो है वो मैंने अपने मार्क्स को इंक्रीज किया। मैंने ऐसे किया, मैंने 8 पिलर्स के बारे में बात की थी कि कैसे जो है वो आप उसके थ्रू अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। बट आफ्टर द वेबिनार कुछ बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया कि इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर मैं उनको थोड़ा एग्जांपल्स दूं कि कैसे जो है वो बेसिकली अप्लाई होते हैं ये टेक्निक्स और ट्रिक्स। बिकॉज आफ्टर दिस एंड दिस ईयर प्रीलिम्स बहुत से लोगों का, इनफैक्ट मोस्टली ऐसा लोगों का कहना था कि एलिमिनेशन या बाकी चीजें जो टेक्निक्स या टिप्स हैं वो बिल्कुल भी लगती नहीं है उनको। वो लोग कह रहे थे कि अब फिल्म्स जो है वो इट हैज बिकम कि अब वो निकलने वाला है नहीं हम लोगों से। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एज अ स्टूडेंट, बिकॉज एज अ टीचर तो कोई भी बोल सकता है आफ्टर द एग्जाम कि कैसे जो है वो कि आपको ये पढ़ के जाना चाहिए था, आप ये तो एक्सपेक्टेड था। बट एग्जाम के टाइम में कैसे जो है वो बेसिकली आप अपनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एंड पास्ट यूपीएससी के पेपर्स को एनालाइज करके आप कैसे जो है वो यूपीएससी को सिर्फ एक दो मार्क्स से नहीं निकाल सकते हो, बट एक कन्विंसिंगली बट ह्यूज मार्जिन से आप निकाल सकते हो, लाइक 20 मार्क्स, 25 मार्क्स। सो ये वीडियो उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। इसमें मैं ऑलमोस्ट आपको 5 टेक्निक्स बताऊंगा, 5 टिप्स बताऊंगा। और इन माई कोर्स जो मैं लेने वाला हूँ उसमें बेसिकली और ज़्यादा होंगी और ज़्यादा इवेल्युएटेड मैनर में, लाइक 10-15 टेक्निक्स और हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बताने से पहले मैं ये आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस कोर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या है इस कोर्स की। पहली बात तो ये है कि ये टेक्निक्स और ट्रिक्स आपके लिए तभी रेलिवेंट है जब जब आपने 2 से 3 आइटरेशन सिलेबस के किए होंगे, जब आपको नॉलेज होगी कि यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी की आपकी बेसिक बुक्स जो है वो कवर्ड होंगी, आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का पता होगा, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है उसका आपको आइडिया होगा। उसके बाद ही आप जो है वो ये टेक्निक्स लगा सकते हो। सेकंड ये है कि आपको ये समझना है कि यूपीएससी इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट ऑफ गारंटी। कोई सर्टेनिटी नहीं है उसमें कि आप जो है वो 60, अगर लेट से आपको जो है वो 90 कट ऑफ चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आप 45 अटेम्प्ट करके आओगे और आप जो है वो सोचोगे कि अच्छा ठीक है 45 सही हो गए तो निकल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। उस 90 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको, उस 90 मार्क्स को लाने के लिए आपको 45 नहीं बल्कि 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की नीड होती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप जो सोच रहे हो वो हर समय यूपीएससी भी उसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करे। तो अब जो हम लोग अटेम्प्ट बढ़ाते हैं, लेट्स से 90 हम लोग ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दैट इज 180 मार्क्स का हम लोग ने जो है वो अटेम्प्ट किया। उसमें से हम लोग को नेट जो है वो 90 या 100 के ऊपर लेके जाना है ताकि हम एक अच्छे से मार्जिन को क्लियर कर पाए, फिल्म्स के कट ऑफ को क्लियर कर पाए। तो वो बेसिकली ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा रिस्क लेते हो कि आप जो है वो बेसिकली ये जो टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं ये आप इसलिए लगाते हो कि 70-80% क्वेश्चंस में जनरली ये लगती हैं, ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन किसी एक टेक्निक से रिलेटेड दिए और उसमें आप सोचो कि तीनों में लग जाएगा या पांचों में लग जाएगा, 5 दिए तो पांचों में लग जाएगा। ये इस तरीके से लगाया जाता है कि यू आर प्लेइंग अ सेफ गेम, क्योंकि जनरली ऐसा होता हुआ आया है। आगे यूपीएससी बदलना चाहे तो बदल सकती है, ये वो कभी भी गेम खेल सकती है। लेकिन सिंस दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और अगर बाकी लोगों को ये चीजें पता है तो हमको भी पता होनी चाहिए और हमको लगा के आनी चाहिए, तो वरना हम लोग का एग्जाम कभी निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो है वो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई हर क्वेश्चन में ये नहीं लगेगा, लेकिन 70% से अगर ज्यादा क्वेश्चन में ये टेक्निक लगती है तो हम लोग को लगाना कोई गलत बात नहीं है। इसको हम लोग सीख सकते हैं एंड देन यू कैन अप्लाई एज पर योर ओन नॉलेज एंड आपको, आप एग्जाम में कितना प्रेशर फील कर रहे हो, आपको कैसा पेपर लगता है उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर मैंने बात पहले भी वेबिनार में भी एम्फेसाइज की थी कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैंने एज अ स्टूडेंट मैंने काफ़ी लोगों से इनपुट्स लिए हैं, कुछ मेंटर से लिए हैं, कुछ टीचर्स से लिए हैं, कुछ जो है वो मैंने अपने खुद से टेक्निक्स निकाली हैं। तो बेसिकली ये जो कोर्स होगा, ये जो अभी आप सेशन देखने वाले हैं, ये बेसिकली इन सबका जो है वो मिला जुला होगा। तो आप इसमें ये मत कहना कि मैंने यहाँ से उठाया है यहाँ से उठाया है। ये बेसिकली सेशन आपको हेल्प करने के लिए, मेरा मोटिव आपको हेल्प करने का है, एंड आपका मोटिव होना चाहिए कि कैसे उस हेल्प जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कैसे आप अपने एग्जाम में लगा सकते हैं ताकि आपका एग्जाम निकल सके।
तो ये मैंने आपको पहले से बता दिया कि ये जो है वो प्रिंसिपल्स हैं इस कोर्स के। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं पहली टेक्निक के लिए। सो फर्स्ट टेक्निक इज बेसिकली कि जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज मिलता है, तो मैंने ऐसा देखा है एंड जनरली ऐसा होता है कि अगर इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दिखे, तो जनरली वो रॉन्ग होता है। और उसका रीजन ये भी होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की बातें हम लोग पढ़ें, उनकी बातें सुने, तो बेसिकली हम लोग को दिखेगा कि वो लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है। उसमें कभी ऐसा बहुत ही कम चीजों को रिजिड बनाया हुआ है, ज्यादातर चीजें फ्लेक्सिबल हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम यूपीएससी लिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि ऐसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस थिंग। तो ऐसा जनरली नहीं होता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट। उसको कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक पार्लियामेंट को एनेबल करेगा या स्टेट लेजिस्लेचर को एनेबल करेगा कि वो खुद जो है वो उस पर लॉ बना लें, उस पर जो है वो क्लैरिटी दे दें। अगर तो इस वजह से जो है ना, वो जहां जहां पे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दिखता है वो इसलिए ज्यादातर गलत होता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कैसे वो अप्लाई किया जाता है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उस साल मुझे ये सब चीजें पता नहीं थी, मैं बस जो है वो नॉर्मल बुक्स पढ़ के गया था, लाइक एनी फर्स्ट जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में होते हैं। मैं बुक्स पढ़ के गया, मैंने ये सब कभी एनालाइज नहीं किया था कि ये सब सही होता है गलत होता है, सोचा उसी समय देखूंगा। तो वहां पे जब मैंने पढ़ा कि पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ते हैं इसका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन इसमें बेसिकली डाउट ये आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ है या फिर ये इवॉल्व हुआ है। जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले होते हैं उनको जनरली डाउट होता है, मुझे उस साल जो है वो उस क्वेश्चन में डाउट हो गया था और मैंने जो है वो ये क्वेश्चन गलत कर दिया। तो अब अगर मैं ये वापस से देखता तो ऑब्वियसली जो है वो मैं इसको सही करके आता कि ये स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही गलत है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली जो है वो इवोल्यूशन के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग लॉ, अलग अलग केसेस से जो है वो इनको लेके आया हुआ है। ऐसे ही जो है वो 2021 में ये क्वेश्चन था। ये भी मैंने उस साल गलत किया था, जिसकी वजह से मेरा जो है वो प्रीलिम्स नहीं हुआ था। इसमें जैसे आप सेकंड सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे कि certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest। अब ये वाला जो है, पता नहीं, मुझे मुझे उस समय ये चीजें कोई पढ़ कर थोड़ी जाता है, ऐसे कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी पढ़ा हुआ है मैंने। तो मुझे लगा कि यार गलत तो नहीं लग रहा, होना तो सही चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो सकता है, लिखा होगा। तो मैंने जो है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, सही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो आरबीआई को डायरेक्शन इशू करती है। तो मैंने इस स्टेटमेंट को सही मान लिया। अगर मुझे ये टेक्निक पता होती, ये जो है वो कॉमन सेंस वाली बात पता होती कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट और वो आइडियोलॉजी में लगा था, तो मैं सेकंड को हटा देता है, सेकंड को हटाते ही मेरा आंसर आ जाता सी पार्ट। और वो मतलब मुझे जो है वो 2.75 2.66 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो मैंने जब ये वाले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने एनालाइज किया, फिर मैंने ये टेक्निक फाइंड की। फिर जब 2023 का प्रीलिम्स आया, तो उसमें जो है वो जब आप पढ़ोगे, तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट से ये वाला क्वेश्चन जो था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अब जैसे मैंने बोला कि इसको सही करने से पहले, आप ये टिप्स एंड टेक्निक्स लगाने से पहले आपको कम से कम 2-3 आइटरेशन करने होंगे, मिनिमम मिनिमम 2-3 आइटरेशन करने होंगे। तो जिसने भी वो आइटरेशन किए हुए हैं उसको पता है कि पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दिस। ठीक है, तो पहला तो मुझे पता था कि सही है। सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये तो मुझे पता था कि स्टेट्स के पास ऐसा होता है कि ये पार्ट लिखा सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि नहीं बोलता है वो मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने वही सोचा कि यार पीवाईक्यू में ऐसा होता है कि जनरली गलत होती है स्टेटमेंट, तो मैंने ये स्टेटमेंट हटा दी। अब थर्ड स्टेटमेंट आंसर अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें ये वाला मैं अभी आगे लूंगा कि मैंने थर्ड स्टेटमेंट क्यों हटाई थी। बट अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये मैंने इसलिए हटाई क्योंकि अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दी होती है यूपीएससी के स्टेटमेंट में कि दिस कैन नॉट बी डन, दिस विल नेवर हैपन, वो जनरली गलत होती है। बिकॉज वो, उसकी आइडियोलॉजी ये है कि यूपीएससी इज अ गवर्नमेंट बॉडी, वो किसी भी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट बॉडी को इनकैपेसिटेट नहीं करेगी कि वो एक्शन नहीं ले सकता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है थर्ड स्टेटमेंट में कि अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, confession of the accused before the police cannot be used as an evidence। तो ये ऐसा हो गया कि आपने पुलिस को एक इंपॉर्टेंट बॉडी बना दी है और यूपीएससी बना रही है बेसिकली।
तो दिस इज, ये जनरली गलत होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा गलत होगा, बट इन 90% केसेस आई हैव सीन दिस इज रॉन्ग। तो मैंने वहां पे जो है वो सेकंड स्टेटमेंट भी हटाई, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाला फंडा दिया। थर्ड वाले में मैंने कैन नॉट वाला फंडा यूज किया कि भाई इनकैपेसिटेट कर रही है किसी दूसरी गवर्नमेंट बॉडी को, इस वजह से जो है वो इसका आंसर ओनली वन होगा, और वो सही हो गया। अब ये आंसर आप ऐसे सही नहीं कर, आप ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नॉलेज से सही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ के जाता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है, ये नॉर्मल जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं उससे निकल के आते हैं। ऐसा ही एक अगला एक क्वेश्चन था 2023 का है। इसमें बेसिकली पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ेंगे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन of the Indian Constitution would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of the administration। ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ये जिसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी उसको आइडिया होगा कि ऐसा ऐसा होता है, तो मे बी दिस इज राइट। सेकंड है कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने इसमें एक पीवाईक्यू ऐड नहीं किया है, वो 2019 का पीवाईक्यू था। उसमें बेसिकली जो है वो ऐसे ही सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो एज आई सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट, वो ऐसे बनाया गया था कि चेंजिंग नीड्स के टाइम पे जो है वो उसको अडेप्ट, वो चेंजिंग जैसे जैसे सोसाइटी बदलेगी उसके हिसाब से जो है वो हम लोग अपने डेफिनेशंस, अपने जो आइडियोलॉजीज, जो प्रिंसिपल है उसको भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ताकि द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स रेलेवेंट टू द सोसाइटी। इसलिए वो डिफाइन कुछ नहीं करती है। जैसे मैंने बताया वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला 2019 का, वो उस साल गलत था, तो मैंने इसमें वो लॉजिक लगाया कि इसमें एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन नहीं करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट मुझे गलत लगी, मैंने जो है वो फिर सी पार्ट देखा, उसमें लिखा था कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज इनकरेक्ट। तो ऑब्वियसली फिर जो है वो सीधे आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से दो आंसर निकाल लिए, जो 100% श्योर शॉर्ट तरीके से निकालना मुश्किल था। तो ये बेसिकली आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि ऐसे में ये टेक्निक कैसे लगाता हूँ। अब सेकंड पे आते हैं हम लोग, कि सेकंड टिप्स क्या होती हैं, टिप क्या है। इसमें बेसिकली ये तब के लिए अप्लाई होता है जब आपको चार स्टेटमेंट दी होती है, उनमें से एक आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो उसमें जो है वो जनरली कुछ जो केस निकल के आते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं वो लोग। तो उसमें एक होता है कि ऑड वन आउट। बेसिकली ऑड वन आउट में वही होगा कि तीन आपको जो है वो ऑप्शन बहुत ही पॉपुलर दे दिए, एक ऑप्शन आपको जो है वो बहुत ही लीस्ट पॉपुलर ऑप्शन दे दिया कि वो आपने सुना ही नहीं होगा कभी। दूसरा टाइप होता है उसका उल्टा होता है, बेसिकली कि एक ऑप्शन बहुत फेमस है, तीनों बाकी तीन ऐसे हैं कि जो आपने कभी नहीं सुने। फिर एक निकल के आता है कि वाइड एंड नैरो ऑप्शन, कि मतलब आपको जो है वो तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो बहुत ही लिमिट कर दिए होंगे कहीं पे, और एक ऑप्शन जो होगा वो बहुत ही वाइड ऑप्शन होगा। तो ये एक टाइप का ऑड वन आउट होता है। दूसरा होता है कि दो सिमिलर टाइप्स के, कि आपको जो है वो दो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, दो स्टेटमेंट सिमिलर टाइप के दिखेंगे। तो जब भी ऐसा होता है तो आई हैव सीन कि इन 80% ऑफ द क्वेश्चंस आंसर उन्हीं दोनों में से होगा। अब वो उन दोनों में से आप कितना इफेक्टिवली निकाल पाते हो वो तो आपकी पीवाईक्यू की नॉलेज और आपकी उस समय की नॉलेज पे डिपेंड करता है, थोड़ा लक पे भी डिपेंड होता है। बट आंसर 80% उन्हीं दोनों में से होगा, तो आप चार में से दो पे पहुंच जाते हो ऐसे केसेस में। फिर एक टाइप का जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो होता है एटिमोलॉजी, कि बेसिकली आप उन्होंने कुछ जो है वो टर्म मेंशन किया होगा एंड देन उन्होंने पूछा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो चार में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा एंड देन यू विल बी बाय एटिमोलॉजी, मतलब आप जो है वो उसका मतलब समझने की कोशिश करोगे, उसकी बेसिस पे आप सोचोगे कि कौन सा आंसर है। तो इस टाइप के जो है वो निकल के आते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं। तो पहला वाला देखते हैं हम लोग कि ऑड वन आउट जो है वो बेसिकली कैसे अप्लाई होता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, उस साल प्रीलिम्स निकल गया था फॉर्चुनेटली। उसमें बेसिकली ऐसा हुआ था कि ये वाला क्वेश्चन है, द वित्तल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय गोपाल बाबा वालंकर, ज्योतिबा फुले, गांधी, एम के गांधी, भीमराव अम्बेडकर। अब ये मैंने कभी सुना भी नहीं था कि वित्तल विध्वंसक है क्या, जितना पढ़ लो, और ना ही मैंने गोपाल बाबा वालंकर को सुना था। बाकी तीनों मैंने सुने हुए हैं, आप लोग ने भी सुने होंगे। काफी लोग, एक जो मेरे दोस्त थे वो छोड़ के आए थे, कहते हैं भाई रिस्क क्यों लेना है। बट मुझे लगा यार कि इसमें लॉजिक ये लगाना है बेसिकली कि लेट से आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो, जिसने भी जो पेपर बनाया है उस वो, जब ये इसमें से एक एक सही आंसर है, तीन गलत है, जब भी वो गलत ऑप्शन बना रहा होगा तो उसकी गलत चीजें बनाने के लिए वो दिमाग में ऑप्शन सोचा होगा ना कि मैं गलत क्या ऑप्शन बनाऊं। तो गलत जब आप सोचते हो तो आपके दिमाग में मोस्ट पॉपुलर चीजें आती है ना, ऐसे यूनिक नाम थोड़ी निकल के आएंगे कि अच्छा जो है वो मैं ये गलत ऑप्शन लेके आता हूँ।
तो मैंने वो कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने वो जो है वो कॉमन सेंस लगाया कि भाई गलत चीजें कोई लेके आएगा, कोई गलत ऑप्शन बनाना बहुत मुश्किल होता है स्पेशली यूपीएससी के एग्जाम में। तो उसमें कोई पॉपुलर चीजें ही गलत बना सकता है। ऐसे गोपाल बाबा वालंकर, ही माइट बी अ वेरी फेमस पर्सन, आई डोंट नो, मैं काफी लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता था। बट मुझे ये पता है कि इनकी ये तीन नीचे तीन वाले तो बहुत फेमस हैं। तो अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं बाकी तीनों तीन तो सोच सकता था, बट मैं गलत ऑप्शन गोपाल बाबा वाला ना करता। इसलिए मैंने जो है वो बेसिकली इनको जो है वो मैंने टिक किया, एंड आंसर आ गया। ऐसे ही जैसे इस साल 2023 का था, अब इसमें जो है वो बेसिकली ilmenite and rutile abundantly available in the certain coastal tracts of India are rich sources of which of the following। तो इसमें बेसिकली पूछा है कि ऑप्शन दिए गए हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड टाइटेनियम। तो इसमें मैंने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन जो है वो थोड़ा अच्छे से अवेलेबल होते हैं, हम लोग को पता होता है काफी, सुनने में काफी आते हैं। बट टाइटेनियम इज सच थिंग जो हम लोग कहाँ ही सुनते हैं, ऐसा मतलब इतना यूज कहाँ होता है हम लोग की नॉर्मल लाइफ में, या होता है तो मतलब कॉमन लैंग्वेज में नहीं यूज होता है। तो मैंने जो है वो इल्मेनाइट और रुटाइल, या मतलब उस समय मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि ये क्या 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 होता है एग्जैक्टली। तो मैंने बस ये कॉन्सेप्ट लगाया और मैंने टाइटेनियम टिक किया एंड आंसर आ गया। तो इस तरीके से ऑड वन आउट से आप बेसिकली एक दो क्वेश्चन जो है वो वहां पे निकाल सकते हो। अब हम लोग आते हैं चूज द वाइडेस्ट ऑप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसने इसको मास्टर कर लिया आई आई कैन बेट कि वो बंदा कभी प्रीलिम्स में फेल नहीं होगा। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं अपने जो सेशन होगा, जो कोर्स होगा, उसमें मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब इसमें बेसिकली जो है वो वाइडेस्ट ऑप्शन हम लोग को देखना होता है। इसका रीजन ये होता है कि यूपीएससी का एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाता है, तो उसको जब गलत ऑप्शन बनाना होता है, तो वो चाहता है कि इन एनी केस ऐसा ना हो कि मैं जो है वो कुछ ऐसी चीज को गलत कर दूं जो बाद में सही हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो धरना पे लोग बैठ जाएंगे कि भाई तुम्हारी वजह से बच्चों का करियर जो है वो दांव पे लगा हुआ है। तो वो ये नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि जो है वो उसको भगा दिया जाए यूपीएससी से। तो इसलिए जो है वो अपने गलत ऑप्शन को बहुत ही लिमिट करना चाहेगा कि वो हर एक पॉसिबल केस में जो है वो गलत गलत हो जाए, ताकि जो है वो कोई मामला जो है वो केस में मामला जो है वो कोर्ट में ना फंस जाए। ये कौन सा ये इस तरीके से आपको सोचना होता है। इस वजह से जो वाइडर ऑप्शन होता है वो ज्यादा सही, उसके गलत होने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। जो नैरो ऑप्शन होगा उसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे वो अप्लाई होता है। तो 2019 का क्वेश्चन है ये। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शंस हैं क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन, सेकंड है रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, थर्ड है रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द सोलर विंड ऑन द अर्थ, एंड फोर्थ इज रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो अब ऑप्शन पढ़ो। अब इसमें आपको वाइडेस्ट ऑप्शन देखना है, वाइडेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। पहला अगर हम लोग देखते हैं तो पहला इन्होंने बोला है आर्टिफिशियल रेन के बारे में, कहीं किसी रीजन में आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल रेन को बस एक डोमेन की बात हो गई। सेकंड है रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन को भी लिमिट कर दिया ट्रॉपिकल साइक्लोन में। थर्ड होता है कि इन्होंने सोलर विंड की बात कर ली और ज्यादा लिमिट कर दिया। चौथा इज ग्लोबल वार्मिंग, मतलब इतना वाइड ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग की, वो पता नहीं किस किस चीज से कहाँ कहाँ उसका इम्पैक्ट दिख जाए। वो तो किसी से भी हो सकता है, वो तो एनिमल से भी होता है, ह्यूमन से भी होता है, वो तो जो है वो आपके बादल से भी होगा, हर चीज से होता है। उसको गलत बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो बेसिकली आप देखोगे कि पहले तीन ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड, दे आर जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू वन डोमेन। चौथा वाला इतना वाइड ऑप्शन है। तो आंसर इसलिए ये होगा, इसको गलत नहीं बनाया जा सकता। ये आप लॉजिक लगाओगे एंड इसका आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही एक और देखते हैं, 2016 का क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें इसमें क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो इसमें ऑप्शन है सैंड डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हायर हिमालयस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात एंड वेस्टर्न घाट्स। तो अगेन आप ऑप्शंस पढ़ो। तो पहला वाला जो है वो सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो समझ लो आप राजस्थान का जो है वो थार डेजर्ट की बात कर रहा होगा। हायर हिमालयस ऑफ जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के एकदम जो है वो ट्रांस हिमालय वाली बातें कर रहा होगा, इतना छोटा रीजन। सी वाला जो है वो वेस्टर्न गुजरात के सॉल्ट मार्शेस, मतलब एकदम जो कोस्टल वाला पार्ट है उसकी बात कर रहा है। एंड डी आप देखो वेस्टर्न घाट्स, मतलब 5 स्टेट में वेस्टर्न घाट फैले हुए हैं, और वो सब जो है वो एक एक स्टेट की भी बात नहीं की है। तो ऑब्वियसली दिस इज द वाइडेस्ट ऑप्शन। तो इसको गलत करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू।
तो इसलिए जो है वो आपको ये ना पता हो कि कहाँ पाए जाते हैं, बट इस लॉजिक से जो है वो आप इस आंसर पे आ सकते हो, एंड आंसर विल बी वेस्टर्न घाट। ऐसे ये 2016 का एक और क्वेश्चन था। उसमें बेसिकली ये था कि रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ बनाना प्लांट which attains a height of about 11 meters and has orange colored fruit pulp. In which part of the India has it been discovered? अब इतना कोई थोड़ी पढ़ के जाता है कि 11 मीटर का किसने कौन हाइट बनाना प्लांट ने अटेन की है। नॉर्मल बनाना प्लांट की तो पता नहीं होती, ये कहाँ की पता होगी। तो इसमें कैसे आएंगे? तो पहला हम लोग देखें तो अंडमान की बात की है भाई, फुल आइलैंड ही ले लिया। दूसरा हम लोग देखेंगे तो अन्नामलाई फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट को जो है वो लिया है इन्होंने। थर्ड है माइकाल हिल्स। चौथा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो पहले को अगर आप छोड़ दो, बाकी तीनों को आप देखोगे तो अन्नामलाई फॉरेस्ट मतलब एक बस एक फॉरेस्ट की बात की है जो कि साउथ सदर्न इंडिया में प्रेजेंट एक छोटा सा रीजन। सी वाला है माइकाल हिल्स। माइकाल हिल्स बेसिकली जो है वो एमपी छत्तीसगढ़ वाला रीजन का, वहां पे बस ले लिया। डी है नॉर्थ ईस्ट का रेन फॉरेस्ट, मतलब जो मेघालय मेघालय वाला पार्ट है उतना लिया। और ए ऑप्शन है अंडमान आइलैंड, पूरा आइलैंड ही ले लिया इन्होंने। अब ऐसा वो भी आइलैंड, वो ऐसा है अंडमान निकोबार कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा फौना बहुत ही रिच है। तो वो लॉजिक भी जाता है। प्लस आइलैंड इतना बड़ा रीजन होता है, वहां पे क्या हो गया क्या नहीं हुआ है, वो तो मतलब वो हो भी सकता है कि अगर मान लो यहाँ बाकी जगह पे हुआ हो तो उसमें भी चांस है कि वो हो सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव से इतना वाइड ऑप्शन है, इसलिए जो है वो मैं उसको उसको सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको ना भी पता हो तो भी आप अनुमान जो है वो निकाल सकते हो। अब ये वाला मैंने 2020 में जैसे आया था, उस समय मुझे पता नहीं था ऐसी चीजें, तो ये मैं उस समय गलत करके आया था, लेकिन अब अगर मैं होता तो मैं सही करता इसको। So, with reference to the history of India, the terms Kulya Vapa and Drone Vapa denote options हैं measurement of land, points of different monetary value, classification of the urban land and religious ritual. तो मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था कि इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि टू सिमिलर टाइप्स वाला, इसमें दो चीजें अप्लाई होंगी। एक तो टू सिमिलर टाइप्स वाला, एक होगा ऑड वन आउट वाइडेस्ट एंड नैरोएस्ट वाला। दो चीजें, दो टेक्निक्स लगने वाली हैं। तो टू सिमिलर टाइप पहले देखते हैं कैसे लगता है। तो इसमें आप अगर ऑप्शन ए और सी देखो तो इसमें जो है वो लैंड की बात की गई है, मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन लैंड। तो जैसा मैंने कहा कि 80-90% जो है वो टाइम्स ऐसा होता है कि आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। अब आप फाइनल आंसर पे कैसे अराइव करते हो वो आपकी स्किल और आपके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो आप मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन लैंड, तो आप अगर आप ऑप्शन सी देखो तो इसने लैंड को लिमिट कर दिया है अर्बन लैंड में। तो बेसिकली बहुत ही नैरो ऑप्शन बना दिया है। और ये इतिहास की बात है, हिस्ट्री की बात है, तो उस समय तो अर्बन लैंड होता भी नहीं था, सब गाँव वाँव होते थे। तो और ज्यादा जो है वो सोचो कि और ज्यादा लिमिट कर दिया है। ए ऑप्शन इज मेजरमेंट ऑफ लैंड, मतलब कितना वाइड ऑप्शन है। तो बेसिकली इस वजह से जो है वो अगर मुझे ए और सी में चूज करना होगा तो मैं ए ऑप्शन चूज करूंगा, ना कि सी। तो इस तरीके से जो है वो आप आंसर पे आ सकते हो, जबकि मैंने ये वर्ड वहां पे सुने भी नहीं है। कुल व्यापा धवल व्यापा मुझे पता भी नहीं, अब भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता क्या है। बट ये इस तरीके से मैं आंसर पे आ सकता हूँ इसमें। अब हम लोग आते हैं अपनी थर्ड टेक्निक पे कि कॉमन सेंस को कैसे जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं। मैंने कैसे जो है वो 2023 वाला एग्जाम जिसमें लोग बहुत टफ बोले थे उसमें कैसे अप्लाई किया था। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। स्टेटमेंट वन, one of the standard sizes of the national flag of India is 6000 mm into 4000 mm. Oh, sorry, 600 mm into 400 mm. स्टेटमेंट टू है द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट विड्थ ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। अब मुझे नहीं पता फ्लैग कोड कौन पढ़ के जाता है, तो ये लेकिन इसमें मैंने ये देखा कि भाई पहले वाले और सेकंड वाले में थोड़ा सा कोरिलेशन तो है, क्योंकि 600-400 का रेशियो लो तो 3:2 आता है। तो उस लॉजिक से सेकंड स्टेटमेंट ठीक तो लग रही है मुझे। ठीक है, तो मुझे ये हो सकता है कि सही होगी, मुझे फील आ रही है कि सही होनी चाहिए पहला वाला। लेकिन अगर हम लोग देखें तो भाई वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा यूपीएससी के पेपर्स में पीवाईक्यूज में कि जनरली फैक्ट्स तो दिए होते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है, अब इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि फैक्ट तो दोनों में दिए गए हैं, दोनों गलत हो सकते हैं। लेकिन मैंने उसका आपको लॉजिक दिया कि उन दोनों में कोरिलेशन बन रहा है तो जनरली सही होना चाहिए। और यूपीएससी के में ऐसा होता है कि अगर दो फैक्ट्स दिए गए उनमें से एक तो सही होगा ही। तो इन उसकी वजह से मुझे एक फैक्ट सही करना है, एक गलत करना है। और मैंने बताया कि सेकंड वाला जो है वो स्टेटमेंट टू क्यों सही लग रहा है। तो उस वजह से स्टेटमेंट टू तो सही होनी चाहिए, स्टेटमेंट वन गलत होनी चाहिए। और स्टेटमेंट वन अगर गलत है तो उस बेसिस पे मैं आंसर डी पे मैं डी पार्ट जो है वो टिक करूंगा, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो मुझे पता नहीं था कि वो है कि नहीं है, लेकिन अभी मैंने आंसर निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही जो है वो अब अगर हम लोग ये वाला देखें, ये भी 2023 का ही है।
स्टेटमेंट वन है कि यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च्ड द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ लॉन्च किया। मैंने उस जबकि मैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहा था, 3 न्यूज़पेपर पढ़े थे, बट मैंने ये कभी सुना नहीं था कि उन्होंने कुछ ऐसा लॉन्च किया। स्टेटमेंट टू होता है कि द यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। अब अगर आप ये स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट टू को पढ़ो, तो इसमें लिखा हुआ है कि यूएसए एंड यू जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी को अपने कंट्रोल में लेके आने वाले। अब आपने अगर नॉर्मल आपको अंडरस्टैंडिंग है डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी की, डिप्लोमेसी की, तो आपको पता होगा कि भाई जो देश होते हैं वो ऐसे कभी जो कुछ भी लॉन्च करेंगे, कोई भी अलायंस लॉन्च करेंगे, कुछ भी लॉन्च करेंगे, दे विल नेवर से कि हम जो है वो इस चीज को अपने कंट्रोल में लाने वाले। वो भले लाना चाहते हो, बोलेंगे नहीं, वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि दिस इज फॉर इंक्लूसिविटी, दिस इज ओपन एंड इंक्लूसिव इंडियन ओशन, दिस इज फॉर इंश्योरिंग कि वी आर ब्रिजिंग द ग्लोबल नॉर्थ विद द ग्लोबल साउथ। वो कहते हैं कि नहीं, वो अलग बात है। तो अंडर देयर कंट्रोल वाला इज समथिंग जो कि वो अपने डॉक्यूमेंट, अपने जब उन्होंने ये अलायंस लॉन्च किया, ये काउंसिल लॉन्च किया है, उसमें ये ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने वाले। तो मुझे ये थोड़ा ऑड लगा, मुझे लगा कि यार ऐसा कौन बोलता है फॉरेन पॉलिसी में। तो मैंने ये कॉमन सेंस लगाया, तो मुझे स्टेटमेंट टू गलत लगी। मैंने ऑप्शन सी देखा, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, आंसर आ गया, सही था। इस तरीके से जो मुझे नहीं पता था वो भी सही हो गया। ये होता है कॉमन सेंस। ऐसा आता है अगला वाला, 2023 का ही क्वेश्चन है ये भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइजर सीड्स। पहले तो मैंने देखा कि नाइजर होता गया है, तो पता चला कि बगल में हिंदी वाला लिखा हुआ था, तो काले तिल होते हैं। तो सेकंड मैंने देखा कि नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खारिफ, खारिफ क्रॉप। सी है कि थर्ड है कि सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। तो पहला जो मैंने आपको बोला है कि पहले ही आपको पता होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज बेस होनी चाहिए, तभी आप ये सब कुछ लगा पाओगे। तो पहला वाला आपको पता होगा कि ये सही है, क्योंकि अगर आप आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि एमएसपी जो है वो 23 पे दी जाती है, और मुझे उसके नाम का रफली आइडिया था। तो मुझे पहली स्टेटमेंट तो पता था कि सही है। सेकंड का मुझे डाउट था कि खारिफ होती है कि नहीं होती है। और थर्ड बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, इंडिया में इतने ट्राइबल, इतनी इतनी ट्राइब्स हैं, कोई ना कोई तो उगा ही देता होगा, तो कोई ना कोई तो यूज करता ही होगा। तो ये पता है कि फर्स्ट एंड थर्ड सही है, लेकिन ये आंसर से आ नहीं सकता क्योंकि इसमें तो तीनों पता होनी चाहिए। तो फिर मैंने लॉजिक लगाया कि नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खारिफ crop। तो मैंने देखा यार, मैंने यही सोचा कि तिल के लड्डू जो है वो बनते हैं अपने जैन के टाइम पे। उस समय जो है वो 14 जनवरी को जब वो खिचड़ी और वो मकर संक्रांति होती है, उस समय पे बनते हैं। तो उस समय पे अवेलेबल होने के लिए उसको जो है वो पहले कल्टीवेट करना पड़ेगा ना थोड़ा। तो उस समय जो है वो टाइम चल रहा होता है राबी का, तो उससे सीजन सीजन पहले, 1-2 सीजन पहले वाला टाइम होता होगा, तो वो खारिफ का होगा। तो मैंने ये नॉर्मल लॉजिक लगाया, एंड देन फिर मुझे लगा कि ये सही होने का चांस है। श्योर नहीं था मैंने आके चेक किया, मैं श्योर नहीं था, श्योरिटी कहीं नहीं होती प्रीलिम्स में। बट मुझे ये कॉमन सेंस लगाया मैंने वहां पे कि इस तरीके से होना चाहिए। मैंने तीनों जो है वो मार्क कर दिए, सी पार्ट क्लिक किया, एंड आंसर सही था। तो ये हो गया। तो ये बेसिकली कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस मैंने बताया कि कैसे जो है वो मैं लगाता हूँ। कोर्स में मैं बेसिकली आपको और ज्यादा एग्जांपल दूंगा, अभी तो ये जस्ट अ ग्लिम्स है। अभी उसमें मैं काफी 7-8 साल के पेपर से काफी एग्जांपल बताऊंगा कि कॉमन सेंस कैसे अप्लाई होता है। तो अब हम लोग आते हैं इस पे। तो कॉमन सेंस वाला जो है वो हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं अगली टेक्निक पे कि जब दो सेंटेंसेस जो है वो मर्ज होते हैं एक सेंटेंस में, जब आपको लगे कि यूपीएससी जो है वो जबरदस्ती दो चीजें एक में घुसेड़ने की कोशिश कर रही है, कि अलग अलग चीजें हैं बट एक ही में लाने की कोशिश कर रही है, उस समय आपको वहां पे कॉशियस हो जाना है कि भाई यहाँ पे जो है वो कोई ना कोई पक्का इसने गेम खेला है। ये वाला मैं गलत करके आया था उस साल 2021 में। तो बाद में मैंने एनालाइज किया, फिर मैं बताऊंगा कैसे मैंने सही किया। हाँ, 2023 में। तो पहला अगर हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जेसुइट ऑर्डर। हो सकता है, को फाउंडर्स तो स्टार्टअप के काफी होते हैं, तो हो सकता है। सेकंड वाला पढ़ें तो सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। ओके। इसमें आप देखोगे कि दो स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग एक ही में उन्होंने मर्ज की हुई है, कि पहले तो वहां पे गोवा में ही डेथ हुई और वहीं पे चर्च उनका बन गया। थर्ड पार्ट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। तो ठीक है, मतलब गोवा में तो हमको पता है, आइडिया है थोड़ा कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, तो फीस्ट किसी भी बड़े पर्सनालिटी का फीस्ट होना, रिलीजियस पर्सनालिटी का फीस्ट होना बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो ठीक है, मतलब आप इसको फर्स्ट और थर्ड का तो इशू नहीं है, इशू है सेकंड का। लेकिन वही मैंने बोला कि इन्होंने जबरदस्ती घुसाया हुआ है दो चीजों को। तो इस वजह से जो है वो वहां पे आपको कॉशियस होना पड़ेगा, और आपको समझ में आएगा कि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट एक ही में मैच की हुई है।
तो इस लॉजिक से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत होना चाहिए, और सेकंड आप हटाओगे तो सी पार्ट होगा इसका आंसर। एंड आपको नहीं भी पता हो तो भी आप अपने सेंट फ्रांसिस जेवियर का आपको इतना आइडिया ना हो तो भी आप निकाल सकते हो। अब मैंने इसको लगाया कैसे, यूज कैसे किया मैंने इसको, तो 2023 का ये क्वेश्चन था होम गार्ड्स के ऊपर। अब होम गार्ड्स के ऊपर पढ़ के मैं नहीं गया था, कोई नहीं जाता। होम गार्ड्स आर रेस्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दो चीजें जैसे मुझे यहाँ पे डाउट हुआ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मैं जो सोच रहा था वो सही है, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड यूज ऑफ पीवाईक्यू। वो लगेंगे या तो मतलब लगने का चांस होता भी नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई है, इसलिए मैं वहां पे लगाया मैंने कि उन्होंने दो चीजें की हैं, होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है इसको बाद में देखेंगे, सेकंड पे आते हैं। द रोल ऑफ द होम गार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। जनरल स्टेटमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी में काफी चीजें आती हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं, होम गार्ड भी हो सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट है, टू प्रिवेंट द इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरियाज द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। ठीक है, कोस्टल स्टेट्स अपने काफी हैं, वहां पे जो है वो भाई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है वो सेटअप हो सकता है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, तो ये भी जनरल स्टेटमेंट है। पहले पर मुझे डाउट है। अब उसमें आप देखोगे कि आपको थर्ड स्टेटमेंट से भी क्लू मिलेगा, और वैसे जो मैंने बताया कि दो स्टेटमेंट दो चीजें एक साथ घुसेड़ी हुई हैं, उससे भी आपको मिलेगा कि रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से डाउट था, बिकॉज पुलिस जो है वो अगर हम लोग देखें तो वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। ऐसे ही मुझे लगा कि होम गार्ड्स भी होता होगा। और थर्ड स्टेटमेंट भी इसको थोड़ा हद तक जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि इसने बोला है कि कुछ स्टेट्स में जो है वो बेसिकली होम गार्ड्स को बटालियंस को जो है वो रेस किया गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता तो हर स्टेट में होता। तो ये मैंने लॉजिक लगाया, एंड देन फिर मैंने पहला स्टेटमेंट मुझे नहीं लग रहा था, और दो स्टेटमेंट मुझे जनरल स्टेटमेंट लग रहे थे जो कि सही होने की प्रोबेबिलिटी है। मैंने ओनली टू क्लिक किया, ओनली टू टिक किया, एंड देन बी पार्ट था आंसर एंड सही हो गया। अब यहाँ पे इसका काउंटर आर्गुमेंट भी आता है कि ऐसा नहीं कि आप जो है वो जहाँ पे आपको लगे कि अच्छा एंड बट यूज कर लिया तो वो गलती होगा। इसमें कहीं कहीं पे वो सही भी होता है, क्यों सही होता है, कहाँ पे आपको सही करना है वो भी मैं बताऊंगा इसमें। तो बेसिकली पहला अगर हम लोग पढ़ें, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको पता होगा कि ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड वाले पे आप आओगे तो द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी हैव important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction। तो इसमें जैसे मुझे वहां पे डाउट हुआ था थोड़ा कि जैसे उन्होंने इंक्लूडिंग वर्ड यूज कर लिया, तो मतलब बेनिफिट शेयरिंग वाला तो चलो ठीक है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, बट इतनी भी और अलग से पावर दे दी कि लिवाई कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो मुझे लगा कि यार जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं है वो। बट मैं वहां पे ये सही करके आया था, वो मैंने सही इसलिए किया बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ बिट जनरल, क्योंकि ये इनेबल कर रहा है, ये किसी से कोई पावर जो है वो ले नहीं रहा है। ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को एक पावर दी गई, काम ही है कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करे। तो वहां पे जो है वो बेसिकली अगर कोई किसी ने गलत काम किया तो उसको इतनी भी तो पावर देगा ना कि भाई उसके ऊपर कोई फीस लगाओ या फिर जो है वो उसको पेनल्टी लगाओ, थोड़ी बहुत तो पावर उनकी भी होगी। तो इस वजह से जो मैंने अभी बोला वो हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे थोड़ा, इसको मैं अपने कोर्स में और क्लैरिफाई करूंगा कि कैसे जो है वो सही तरीके से हो सकता है। बट इसलिए मैंने ये सही किया था, एंड देन आंसर इसका सी मैंने क्लिक किया एंड वो सही हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। इसमें ये होता है कि बेसिकली जो मैंने पहले बात की थी, एक आपको अभी आगे बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो है वो जनरली गलत होती हैं। कि नेगेटिव वर्ड्स अगर उन्होंने यूज किए जैसे कैन नॉट, कि दिस कैन नॉट बी डन, दिस विल नॉट हैपन, तो ऐसी चीजें जब भी ऐसे बोलेंगे ना वो लोग, वो हमेशा गलत होंगी, क्योंकि इसका मैंने लॉजिक अभी दिया था कि यूपीएससी इज अ गवर्नमेंट बॉडी, वो गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रही है। वो किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इनकैपेसिटेट करना नहीं चाहेगी कि भाई इससे ये काम नहीं होगा या इसको ये काम नहीं मिलेगा, ये काम नहीं कर सकता। जब भी आप कैन नॉट वर्ड देखो और आप श्योर ना हो, अगर श्योरिटी पता है, श्योर शॉट पता है कि भाई ये तो हमने कल ही पढ़ के आए हैं, ये तो पता है कि सही है, तब तो आप वही करने वाले हो। नहीं पता है, आइडिया नहीं है, तो गलत जनरली होता है वो। ये लॉजिक मैंने दिया है कि क्यों होता है। अब देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। तो ये वही वाला एग्जांपल है जो हम लोग ने पहले देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन और कैन नॉट वाला। मैंने उस समय बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले दो तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पहला तो सही होगा बिकॉज वो तो आर्टिकल 335 है। सेकंड वाला मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन भाई अगेन यूज कर लिया, जब भी तुम्हें श्योर ना हो तो गलत मान लो। थर्ड वाला मैंने वही उस समय बोला था कि कैन नॉट इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस कैन नॉट, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। तो इस वजह से जो है वो बेसिकली थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा, इसका आंसर ओनली वन स्टेटमेंट होगा, ए पार्ट होगा।
अब ये एक नई चीज है, मॉरलिटी। बेसिकली यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ मॉरल पर्सन। वो बेसिकली जो है वो मॉरल एटीट्यूड जो है वो डेवलप करना चाहती है लोगों के बीच में, एटलीस्ट उन लोगों के अंदर तो चाहती है कि मॉरलिटी हो जो यूपीएससी का एग्जाम देने आते हैं। तो इसलिए कभी भी वो ऐसी इमोरल स्टेटमेंट को सही नहीं बोलेगी, कभी भी। और कभी भी मॉरल स्टेटमेंट को गलत नहीं बोलेगी। तो इसलिए जैसे ये वाला क्वेश्चन, लेट्स से पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल? फर्स्ट सीलिंग फैन, सेकंड इलेक्ट्रिक गीजर्स, थर्ड इज ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप्स। अब ये चीजें नहीं पता होती हैं, इतना आइडिया नहीं होता कि कहाँ कहाँ पे होगा। तो कैसे इसको जो है वो निकाल सकते हैं हम लोग? इसमें अगर हम लोग इस लॉजिक से सोचें कि भाई जिस बंदे ने ये पेपर बनाया है, लेट्स से मतलब यूपीएससी ने बनाया है, उसने जो है वो ये थोड़ी एक्सपेक्ट करेगी कि अच्छा इसका आंसर जो है वो, लेट्स से मैं किसी एक चीज को एक्सक्लूड कर दूं, लेट्स से मैं लैम्प्स को हटा देता हूँ कि भाई लैम्प्स में जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी वाला लेवल नहीं चाहिए। तो फिर जो है वो लोग, जो लोग पेपर देने आए वो वापस आएंगे, कहेंगे कि भाई जब गवर्नमेंट ही बोल रही है कि इसमें जो है वो लेवल की नीड नहीं है, हम क्यों लेवल यूज करें? बट गवर्नमेंट की पॉलिसी तो यही है ना कि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाओ, लोगों को कॉन्शियस कर लो कि जो है वो आप जो है वो ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे अप्लायंसेस यूज करो जो एनर्जी एफिशिएंट हो। तो ऐसी चीजों में यूपीएससी का जब होता है ना कि मोरालिटी वाले क्वेश्चंस आ जाए कि भाई ये गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, ये गाइडलाइंस किसको फॉलो करनी चाहिए, ये रूल्स किसको फॉलो करने चाहिए, तो उसमें ये होता है कि जनरली सब सही होता है। ठीक है, वो क्योंकि वो आप कंपलसरी वो नहीं बना सकती, बट एटलीस्ट इट एक्सपेक्ट्स कि भाई जो है वो तुम रूल्स एज अ सिटीजन, एज एनी एंटिटी यू शुड फॉलो दोज रूल्स। तो उस लॉजिक से जब भी ऐसा मॉरल क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमेशा उसमें सब स्टेटमेंट सही होती है। तो इस वजह से जैसे इसका आंसर होगा डी पार्ट, क्योंकि किसी एक में भी अगर हटा दिया तो इट इज सेंडिंग अ रॉन्ग सिग्नल कि ठीक है इस चीज में आपको एनर्जी एफिशिएंट होने की नीड नहीं है, इसमें तो आप एनर्जी उड़ा दो, इसमें आप जो है वो जितनी एनर्जी है सब कंज्यूम कर लो, बाकी में जो है वो आप बस बाकियों के लिए, इसके लिए नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। इस वजह से जो है वो ये डी पार्ट, इसका आंसर डी होगा। ऐसे ही अब ये वाला है 2017 का। इन इंडिया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट? सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट। तो वही वाला है कि साइबर सिक्योरिटी इतना बड़ा इशू बन चुका है, ऑब्वियसली इट एक्सपेक्ट्स कि भाई जो है वो सभी लोग वहाँ पे जो है वो उसको फॉलो करें, सभी लोग रिपोर्ट करें, पहले से उनके पास मैकेनिज्म होना चाहिए टू फाइट द साइबर सिक्योरिटी, टू एंश्योर साइबर सिक्योरिटी। तो किसी एक को भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता अलग से। इस वजह से जो है वो उसको तीनों पार्ट होंगे इसके, तो डी पार्ट इसका भी होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा, मैं खुद जो है वो कोर्स में थोड़ा बताऊंगा। और वैसे भी आपको जब पीवाईक्यू आप खुद से भी देखो, तो आपको ये देखना है कि जब भी मॉरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जब भी ऐसी चीजें पूछी जा रही है जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स के बारे में बात हुई है, गाइडलाइंस के रिगार्डिंग बात हुई है, तो वहां पे किसी भी एक चीज को एक्सक्लूड करके वो ये नहीं चाहती कि गलत चीजों को प्रमोट किया जाए। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, अगर एक दो क्वेश्चन भी निकल जाए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, हो जाए। तो ये अभी तक के थे टेक्निक्स ऑन टिप्स। अब ये मैं उस पर आऊंगा कि अभी नए ट्रेंड क्या निकल के आए हैं यूपीएससी में। तो जैसे ये वाला हम लोग देखते हैं, जैसे एक तो ये क्रोनोलॉजी वाला बड़ा इनका चला है। वो उस साल में गलत करके आया था 2020 में, क्योंकि पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी पढ़ना होता है अलग से। तो 2020 का ये क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चार ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई किंग भोज, पल्लवा, चोला, ये कब कब जो है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मुझे नहीं पता था, इनका टाइमलाइन मुझे याद ही नहीं थी, तो उस साल तो मैंने छोड़ दिया। ऐसे 21 में आया था, इन्होंने पूछा कि जब गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था और हर्षवर्धना जो है वो उसका उदय हुआ था, तो उस समय जो है वो उनके बीच उस समय कौन कौन से ऐसे किंगडम थे जो उस समय पावर में थे। तो भाई इतना मैंने अगेन बोला कि उस समय मैंने एनालाइज नहीं किया था ये सब चीज़ें, मैंने गलत कर दी। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि दिस इज़ अ रिपीटेड थीम, ये मुझे पढ़ना है। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने पहले टाइमलाइंस पढ़ी। मैंने जो है वो एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी की थीम्स जो है वो उसके पीछे टाइमलाइन दी होती है, वो मैंने पढ़ी काफ़ी अच्छे से। मैंने जो है वो एक दो वीडियो देखे, उसके बेसिस पे मैंने स्लाइड्स बनाई कि देखूं कि किस किस टाइम्स पे कौन कौन से किंगडम एग्जिस्ट करते थे। मैंने एंशियंट मिडीवल पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस, मुझे लगा कि अब जो है वो यूपीएससी करने लग गई है, तो उसके लिए मुझे थोड़े सोर्सेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने उस पर भी जो है वो थोड़ा काम किया। फिर आया ये पेपर जो 2022 में मैं पढ़ के गया। फिर आया विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द reign of जलालुद्दीन खिलजी. During the reign of Alauddin Khilji, one of the Mongol assault march up to Delhi and besieged the city. Third is Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portion of his kingdom to Mongol. अब ये स्टेटमेंट ऐसे तो आपसे सही हो, ये क्वेश्चन ऐसे तो होने ही नहीं वाला सही, मैं लिख के दे सकता हूँ।
तो इसके लिए लेकिन मुझे ये वाला मैं वहाँ पे सही करके आया था, क्योंकि मैंने बताया कि वो नया ट्रेंड था कि मेडिवल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था यूपीएससी। तो मैं वहाँ पे ये क्वेश्चन सही करके आया। इसका फायदा मुझे 23 में नेक्स्ट लेवल का मिला। 23 में बेसिकली आप देखोगे कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ना, कि उस समय जैसे इसने क्वेश्चन पूछ पढ़ो आप कि हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन द अर्ली 8th सेंचुरी एडी। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो 2021 के टाइम पे आया था। उस साल मैंने जो सीख ली मैंने वो पढ़ा, अपने नोट्स बनाए जो मैं नोट्स आपको शेयर करूंगा। उसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन मैं सही करके आया। 23 में दो क्वेश्चन और थे। एक क्वेश्चन ये वाला था जो लोगों को नहीं आता होगा जिसने तो मेडिवल नहीं पढ़ी है, और ये टफ क्वेश्चन थे लेकिन मुझे आसान लगे थे क्योंकि उसी बुक से उठ के आ गए थे, नोट्स से उठ के आए थे। तो इसमें विजयनगर के बारे में पूछा गया था, देन इसमें जो है वो पोर्टुगीज और ड्यू वाला था। ये दोनों क्वेश्चन मैंने सही किए। तो बेसिकली जो नए ट्रेंड है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो कौन कौन से ऐसे नए ट्रेंड निकल के आए हैं, ऐसे कौन से ब्लाइंड स्पॉट्स जहाँ पे आप अपना अपने खुद नई चीजें पढ़ सकते हो, मेरे नोट से थोड़ी हेल्प ले सकते हो, ताकि यू आर प्रिपेयर्ड कि अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो 100% तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, मैं अपनी अपने लिए खुद नहीं दे सकता। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन चीजों पे अब फोकस करना इंपॉर्टेंट है। शायद आ जाए तो आपको फायदा हो जाए। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने वो कैसे हैंडल किया उसके लिए मैं बताता हूँ। तो जैसे आप एनसीईआरटी के बैक पे जाओगे, थीम्स उठाओगे क्लास 12th की जो 3 थीम्स, उसके पीछे जो है वो आपको ये मिलेगा। बेसिकली आपको क्रोनोलॉजी मिलेगी कि इसमें काफी कुछ लिखा होता है। मैंने देखा यूपीएससी इससे एक क्वेश्चन तो पूछती है, तो ये आपको अच्छे से आपने 3-4 बार तो पढ़ा होगा, तभी आप वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे कि सही है कि गलत है। तो ये चीज आप देख लेना। जो मैप की मैं बात कर रहा था वो बेसिकली ऐसे थे कि मैंने एक वीडियो उठाया, मैंने देखा कि अलग अलग टाइम पे कौन कौन से किंगडम एग्जिस्ट करते थे। लेट्स से ये 580 बीसी है उस टाइम पे। तो मैं बस ऐसे विजुअल्स के लिए थोड़ा थोड़ा भी आइडिया होता है तो आंसर निकल जाता है। यूपीएससी में प्रीलिम्स में पता नहीं कहाँ से क्या कब क्लिक हो जाए और आपको आंसर निकल आए। तो बस आपको अपना हॉरिजॉन बढ़ाना है, कि नॉलेज बेस बढ़ाना है आपको। तो 580 बीसी में जो है वो बेसिकली मैंने आइडिया ले लिया कि ये ऐसा है, ये बहुत ही कंटिन्यूअस है, ये मैं आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ, ऐसे मैंने पीडीएफ बनाई थी। 580 बीसी में ये सब एग्जिस्ट करते थे। 207 बीसी में मौर्य एम्पायर थी, सतवाहना था, नीचे जो है वो चेरास थे, चोला, पांड्या, ये सब थे। फिर आते हैं 67 पे, तो नई डायनेस्टीज आ गई, नई एम्पायर्स आ गए। इसका रफ आइडिया ले लिया, अच्छा ठीक है ऐसा था। फिर 498 जो है वो सी में जो है वो गुप्ता एम्पायर थी, हुना थे, मालवा थे, वाकटक थी। तो ऐसे करके आपके माइंड में जो है ना वो विजुअल्स बन जाते हैं, तो आपके लिए एलिमिनेशन करना काफी आसान होता है। इस तरीके से आप जो एक दो क्वेश्चन निकल के आते हैं ना वो आप सही कर सकते हो, और उससे आपका सिलेक्शन हो सकता है, अभी तक ना हो जाए। यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी लाइट नहीं ले सकते। इस तरीके से आपको एज लेनी होती है। वो बेसिकली मैं बताऊंगा कि और क्या एज जो है वो आप ले सकते हो, और क्या जो है वो अलग अलग चीजें ब्लाइंड स्पॉट्स पे काम कर सकते हो। उसके लिए आई थिंक आई एडवाइज यू टू ज्वाइन द कोर्स, ताकि हम लोग थोड़ा और डिटेल में जो है वो बात कर पाए उस पर। सो थैंक यू, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप टू सी यू ऑल इन द कोर्स।